मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे जस्ट पहले एक बार मैं आपको बहुत ही कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जेनेटिक्स और इनफैक्ट बायोलॉजी के बारे में ही बहुत बेसिक चीज़ें जिनमें स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलती करते हैं। चलिए शुरुआत करता हूँ। देखो सबसे पहले एक टर्म आएगा जेनेटिक मटेरियल, यानी एक ऐसा मटेरियल जो जेनेटिक्स में रोल प्ले करता है, यानी वो मटेरियल जो कैरेक्टर्स को एक तो स्टोर करके रखेगा और उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो वो जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसी को हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल। और ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक मटेरियल की तरह जो मैक्रोमोलिक्यूल काम करता है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर दी जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स से कभी भी जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता, ओनली न्यूक्लिक एसिड्स आर जेनेटिक मटेरियल। अब मैं प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड्स की भी बात करूं तो नाम देखो न्यूक्लिक एसिड, यानी न्यूक्लियस के एसिड्स। तो बिकॉज ये जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था न्यूक्लियस में और केमिकली ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, और यही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जो काम की चीज़ अपने को याद रखनी है वो ये है कि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ये एक बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल है। सिमिलरली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। और एग्जांपल्स अगर न्यूक्लिक एसिड के देखें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। अब हर ऑर्गेनिज्म में या तो डीएनए काम करेगा जेनेटिक मटेरियल की तरह या फिर आरएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरफ। अगर हम लोग एवोल्यूशन की स्टडीज देखें तो जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल एवोल्यूशन के वक्त था वो था आरएनए। तो यस, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। बट हम लोग जब धीरे धीरे डीएनए की स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। उसके कुछ रीजंस है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। बिकॉज डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए धीरे धीरे विद इवोल्यूशन डीएनए ने आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल रिप्लेस कर दिया। यानी पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन अब जो जेनेटिक मटेरियल है मेनली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में वो है डीएनए। यानी दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल तो आंसर होगा डीएनए, और विच वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल तो आंसर होगा आरएनए। नेक्स्ट बॉडी सेल्स की बात करता हूँ। ये कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब हमने हमारी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बॉडी के सेल्स को। एक को हम कहते हैं जर्मिनल सेल्स या जर्म सेल्स और दूसरे हैं सोमैटिक सेल। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है और इसी से रिलेटेड आगे सारे के सारे म्यूटेशंस भी हैं, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जर्मिनल सेल्स आपकी पूरी बॉडी में केवल और केवल गोनेट्स में प्रेजेंट होंगे, यानी या तो टेस्टिस के अंदर या ओवरी के अंदर। आपने पढ़ा होगा टेस्टिस और ओवरी के स्ट्रक्चर में कि उसके अंदर एक जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और उस जर्मिनल एपिथेलियम में जब मियोसिस होता है तो उस मियोसिस से बनते हैं गैमेट्स। यानी जर्मिनल सेल्स बॉडी के वो सेल्स हैं जो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं और केवल प्रेजेंट होंगे टेस्टिस और ओवरी के अंदर। जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तब यही जाइगोट आगे नए इंडिविजुअल की फॉर्म में डेवलप होता है। यानी आपकी पूरी बॉडी में से केवल या तो स्पर्म या फिर ओवम ही रेस्पॉन्सिबल है नेक्स्ट जनरेशन तक डीएनए पहुंचाने में। इसलिए केवल और केवल जर्मिनल सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। अब बॉडी के अंदर जितने भी बाकी के सेल्स हैं उन सभी सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमा एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बॉडी। अब जैसे सोमा को ही यूज करके हम अलग अलग टर्म्स भी बनाते हैं। आपने बहुत सारे टर्म्स ऐसे पढ़े होंगे जिसके पीछे लगता है SOMES, सोम्स, सेंट्रोजोम्स, क्रोमोजोम्स। तो उन सब में सोम का मतलब क्या होता है? बॉडी। जैसे क्रोमोजोम की मैं बात करूँ तो क्रोमो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है कलर। अगर आपने गूगल क्रोम का लोगो देखा हो तो आपने उसमें 3 कलर देखे होंगे। तो क्रोमा एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग ही कलर होता है, इसलिए क्रोमोजोम यानी एक कलर्ड बॉडी। सिमिलरली सोमैटिक सेल, सोमा मीन्स बॉडी, यानी आपकी बॉडी के सारे सेल्स एक्सेप्ट जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनेट्स। गोनेट्स के जर्मिनल एपिथेलियम को छोड़ के बाकी के सारे सेल्स हमारे सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। चाहे आप हाथ की बात करो, किडनी, लिवर, स्किन, हेयर, सब कुछ हमारा सोमैटिक सेल्स ही रहता है। और इन सोमैटिक सेल्स के अंदर का जो डीएनए है वो कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। इसलिए जब हम म्यूटेशंस पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो म्यूटेशंस सोमैटिक सेल्स में होते हैं यानी सोमैटिक म्यूटेशंस वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, लेकिन जर्मिनल म्यूटेशन या जर्म सेल म्यूटेशन ज़रूर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, 3 टर्म्स है मेरे पास, क्रोमाटिड्स, क्रोमोसोम्स और क्रोमाटिन। ये 3 वर्ड्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि ये तीनों एक ही है
या फिर अगर उन्हें लगता भी है कि ये अलग है तो उन्हें उनमें एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता, तो मैं यहाँ पर आपको इसमें एग्जैक्ट डिफरेंस बताने वाला हूँ। देखो पहले एक बात क्लियर कर दूँ, चाहे मैं क्रोमाटिड बोलूँ, क्रोमोसोम बोलूँ या क्रोमाटिन बोलूँ, ये तीनों के तीनों बने किससे हैं? डीएनए से। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ एक सेल की जो भी रेस्टिंग स्टेज में है। रेस्टिंग स्टेज में है मतलब इंटर फेज, जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन में कोई फेज होता है इंटरफेज, जब सेल रेस्ट कर रहा होता है। अब सबसे पहले तो ये नाम ही गलत है। रेस्टिंग सेल डजंट मीन कि सेल बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा। रेस्टिंग सेल का मतलब होता है कि एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए हम उसको कहते हैं रेस्टिंग सेल। बट अदरवाइज अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करूँ तो एक रेस्टिंग सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, तो बिल्कुल इस को रेस्टिंग सेल कहना एक तरह से गलत हो गया। बट हाँ, एक ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर रहा अभी, उसको हम कहते हैं रेस्टिंग सेल। अगर मैं उस रेस्टिंग सेल के अंदर न्यूक्लियस में देखूं तो जो डीएनए होता है वो डीएनए कुछ इस तरह से कॉइल होकर आपस में एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमाटिन मटेरियल या फिर क्रोमाटिन। बेसिकली ये है क्या? क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो डीएनए के आपस में कॉइलिंग होने से बना है, और इसे हम कहते हैं क्रोमाटिन नेटवर्क या फिर क्रोमाटिन मटेरियल। ये केवल और केवल आपको रेस्टिंग सेल की स्टेज में ही देखने को मिलता है। और जब मैं इस क्रोमाटिन की बात करूं तो क्रोमाटिन केवल डीएनए नहीं, डीएनए 30 to 40%, उसके अलावा आरएनए 5 to 10% और प्रोटीन्स 50 to 65% प्रोटीन्स है क्रोमाटिन के अंदर, जबकि केवल डीएनए 30 to 40% है। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन, उसके बाद आरएनए और उसके बाद में डीएनए। अब हम सोच रहे होंगे कि सर कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमाटिन में, तो आपने पढ़े होंगे कि क्रोमोसोम से एसोसिएटेड, कुछ डीएनए से एसोसिएटेड कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये उन्हीं प्रोटीन्स की यहाँ पर बात की जा रही है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, और अब ये जो सेल है वो डिवाइड होने की शुरुआत कर रहा है। हमें पता है इंटरफेज में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब हम उसे कहते हैं G0 फेज, और जब वो सेल डिसाइड करता है कि अब मुझे डिवाइड होना है तब वो G0 फेज से निकल कर सेल जब डिवीजन शुरू करने वाला होता है तब वो इंटरफेज का जो सबसे पहला स्टेज है G1 फेज वहाँ पर पहुँचता है। अब G1 फेज में आने के बाद में ये जो डीएनए है, ये डीएनए अपना कॉइलिंग और ज़्यादा कंडेंसेशन बढ़ा देता है। यानी डीएनए जैसे क्रोमाटिन मटेरियल में अगर डीएनए लूजली कॉइल्ड था, तो अब G1 फेज आने के बाद में जो डीएनए का कॉइलिंग है वो और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, और अब कंडेंस होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर हमने बनाया, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमाटिड। ठीक है, अभी मैं आपको क्रोमाटिड और क्रोमोसोम में भी डिफरेंस बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये जो है इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और क्रोमाटिन में फर्क क्या है कि क्रोमाटिन आपको केवल रेस्टिंग सेल स्टेज में देखने को मिलेगा, और इसमें जो डीएनए होता है वो लूजली कॉइल्ड होता है, जबकि G1 फेज में आने के बाद में डीएनए का कंडेंसेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बनाता है क्रोमाटिड। अब आप समझिए इस क्रोमाटिड के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है उसको मैं ले रहा हूँ X, यानी इस क्रोमाटिड में जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो है X। ध्यान से सुनिए वापस से, ये क्वेश्चंस आपको सेल डिवीजन में परेशान करेंगे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे। G1 फेज में समझो मैंने बोला आपको कि जो डीएनए का अमाउंट है वो है X। अब G1 फेज के बाद में आता है S फेज, और S फेज में हमने सुना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनेगा वापस, क्रोमाटिन मटेरियल लूजली कॉइल्ड डीएनए था, जब G1 फेज आया तो इसका कॉम्पैक्शन बढ़ गया और ये और ज़्यादा कंडेंस हो गया। S फेज में आने के बाद में अब होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, और ये जो एक क्रोमाटिड था पहले, अब ये क्रोमाटिड रेप्लिकेट करेगा। ये जो क्रोमाटिड के अंदर डीएनए है वो को पूरा का पूरा रेप्लिकेट करके एक वैसा का वैसा एक और क्रोमाटिड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो दोनों क्रोमाटिड है ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं एक स्ट्रक्चर से जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, बट इस क्रोमोसोम में और G1 फेज के क्रोमोसोम में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स का। G1 फेज का जब हम क्रोमोसोम देखते हैं तो उसमें मुझे केवल एक ही क्रोमाटिड दिखता है, जबकि S फेज में जब हम क्रोमोसोम देखते हैं तो उसमें मुझे 2 क्रोमाटिड्स देखने को मिलते हैं। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको जो, और ये जो दोनों क्रोमाटिड्स है दोनों अटैच्ड है आपस में एक सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर बेसिकली इन दोनों क्रोमाटिड्स को होल्ड करने का काम करता है। अब ध्यान से सुनिए, G1 फेज में डीएनए का अमाउंट कितना था X।
अब एस फेज में आने के बाद में डीएनए का अमाउंट क्या करेगा, रेप्लिकेट यानी अपनी एक कॉपी बनाएगा। तो जब कॉपी बना तो क्रोमाटिड्स हो गए 2 और डीएनए का अमाउंट कितना हो गया, डबल। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आते हैं जो आप वो कुछ इस तरह से समझिए। इस पर्टिकुलर फिगर में G1 फेज में कितने क्रोमाटिड्स दिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो डिफरेंस है G1 फेज में कितने क्रोमाटिड है यहाँ पर 1, S फेज में कितने क्रोमाटिड है 2, G1 फेज में कितने क्रोमोसोम है 1, S फेज में कितने क्रोमोसोम है 1। समझ में आ रहा है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ा, बड़ा है क्रोमाटिड्स का नंबर। पहले क्रोमोसोम में एक ही क्रोमाटिड था, अब क्रोमोसोम में 2 क्रोमाटिड है और डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो गया है, क्योंकि एक क्रोमाटिड में अगर x डीएनए है तो 2 क्रोमाटिड्स में 2x डीएनए होगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। अब बिकॉज ये दोनों क्रोमाटिड्स एक दूसरे की कॉपी है, पहले एक क्रोमाटिड था, इस फेज में आने के बाद उसने अपनी कॉपी बनाई, इसलिए हम इन दोनों क्रोमाटिड्स को कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। सिस्टर क्यों बोला, क्योंकि ये एक दूसरे की सिस्टर यानी रेप्लिका यानी कि कॉपी है, इसलिए हम कहते हैं इन्हें सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये फिगर दिखाता हूं मैं आपको, देखो अगर हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, इसको हम वापस एक बार लेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जब हम प्रॉपर शुरू करेंगे वहां पे। तो देखो क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। क्रोमाटिन यहाँ पर देखो ये है, ये भी डीएनए है, लेकिन डीएनए जो कॉइलिंग है वो थोड़ा कम अमाउंट में है, लेकिन जब भी क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है तो डीएनए का कॉइलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए क्रोमाटिड और क्रोमाटिन मटेरियल में जो डिफरेंस है वो केवल उसकी कॉइलिंग का है। क्रोमाटिड्स आर सुपर कॉइल्ड, जबकि क्रोमाटिन जो है वो इतना ज़्यादा कॉइल्ड नहीं होता, तो ये डिफरेंस रहता है। बाकी लिंकर डीएनए हिस्टोन्स वगैरह की स्टडी हम बाद में करेंगे, आज हम लोग केवल और केवल बेसिक्स की बात यहाँ पर करेंगे। अब मैं क्रोमाटिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, क्रोमाटिन मटेरियल को, एक है यू क्रोमाटिन और एक है हेटेरो क्रोमाटिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो यू वर्ड है ये बार बार आता है बायोलॉजी में, तो यू वर्ड नेक्स्ट टाइम आपको कहीं पे भी देखने को मिले तो समझ जाएगा इसका मतलब होता है ट्रू। कोई भी ट्रू चीज़ को हम कहते हैं यू, जैसे हम बोलते हैं यू बैक्टीरिया, तो यू बैक्टीरिया आर दी ट्रू बैक्टीरिया, यू क्रोमाटिन इज दी ट्रू क्रोमाटिन। तो इससे आपको चीज़ याद करने को आसान होगा। समझाता हूँ मैं कैसे। देखो हेट्रोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस है ये दोनों ही क्रोमाटिन मटेरियल है, लेकिन हेट्रोक्रोमाटिन का जो कंडेंसेशन है, जो कॉइलिंग है वो ज़्यादा डेंस है और यूक्रोमाटिन थोड़ा लूज कॉइलिंग शो करता है। आप कुछ इसको ऐसा समझ लो, आप सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप बहुत सारे मोती लो और उसको ऐसे किसी धागे से पिरो के एक माला बना दो। अब आप मोती जितने पास पास रखोगे उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि वो कंडेंस्ड है, और मोती जितना दूर दूर रखोगे उतना हम कहेंगे कि कॉइलिंग कम है। यानी जब यू क्रोमाटिन है तो मोती दूर दूर है, लूज कॉइलिंग, हेट्रोक्रोमाटिन है तो मोती पास पास में है यानी कि टाइट कॉइलिंग। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि हेट्रोक्रोमाटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, जबकि यू क्रोमाटिन थोड़ा कम कंडेंस्ड है। अब सिंपल सी बात है, अगर इस तरह के स्ट्रक्चर को मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो मुझे ज़्यादा डार्क कहाँ पे दिखेगा, जहाँ पर कंडेंसेशन ज़्यादा होगा। अब बिकॉज हेट्रोक्रोमाटिन ज़्यादा कंडेंस्ड है, इसलिए स्टेनिंग करने के बाद में हेट्रोक्रोमाटिन ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, जबकि यू क्रोमाटिन सिंपल जो लाइट स्टेन लेता है। ये कुछ इस तरह का फिगर दिखाता हूँ मैं आपको न्यूक्लियस का जो माइक्रोस्कोप में दिखता है सबसे बाहर। तो यहाँ पर देखो ये मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पूरा अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सबसे डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस वन, ये है न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस। अब इसके अलावा जो भी बचा वो पूरा क्रोमाटिन मटेरियल है। अब इस क्रोमाटिन मटेरियल को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कहीं कहीं जगह पे तो मुझे लाइट दिख रहा होगा, दिस इज यू क्रोमाटिन, और जहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है जैसे ये पैच ले लो या फिर ये पैच ले लो, ये सारे के सारे क्या है, हेटेरो क्रोमाटिन। तो ये इनकी स्टेनिंग करने के बाद में ये डिफरेंस रहता है। और फंक्शन वाइज अगर मैं डिफरेंस देखूं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हेटेरोक्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करता। अब ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है कि डीएनए से बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए ट्रांसलेट करके बनाता है प्रोटीन। तो ये जो पूरा सेंट्रल डॉग्मा वाला मैकेनिज्म है वो केवल और केवल यू क्रोमाटिन में ही होता है, हेटेरोक्रोमाटिन में नहीं होता। इसलिए अगर यू क्रोमाटिन में किसी तरह का चेंज आएगा तो उससे आपका फिनोटाइप चेंज हो सकता है, क्योंकि उससे बॉडी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो एक्सप्रेस हो रहा है, वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। यही हेट्रोक्रोमाटिन बिकॉज किसी तरह का एमआरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा तो आपके कैरेक्टर्स में बदलाव नहीं ला सकता। इसलिए हम कहते हैं कि हेट्रोक्रोमाटिन में होने वाले म्यूटेशंस कभी भी हार्मफुल या फिर यूजफुल नहीं होते, वो हमेशा न्यूट्रल म्यूटेशंस कहलाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब टर्म आता है जीन्स। कि जीन्स और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान से सुनिए।
ये समझो ये क्रोमोसोम है। सबसे पहली बात तो जीन भी डीएनए है और क्रोमोसोम भी डीएनए है, बट फर्क क्या है ध्यान से सुनेगा। ये समझो एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट यानी ये जो येलो पार्ट है ये आपके आई कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जो पार्ट है क्रोमोसोम का, इसकी वजह से आपकी आंखों का कलर डिटरमाइन होता है, इसलिए मैं कहता हूँ इसको जीन फॉर आई कलर। यानी बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि जीन क्रोमोसोम का वो पार्ट है जो किसी एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे और एग्जांपल देखें तो उसके नीचे का जैसे ब्लू वाला पार्ट है क्रोमोसोम का, वो समझो आपके हेयर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये जीन किसका हो गया, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस का जीन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि क्रोमोसोम का ये जो पार्ट है वो हमारे हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये उसका जीन हो गया। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जीन जो है क्रोमोसोम का पार्ट होता है जो किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का जो यूनिट है वो है हमारा जीन्स। अब एक जीन एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट यहाँ पर एक्सेप्शंस भी होते हैं। आपने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़े होंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसमें एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स मिलकर कंट्रोल करते हैं, या फिर आपने पढ़ा होगा लियोट्रोपी, जिसमें एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आपको इन दोनों पे हमारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और लियोट्रोपी वहाँ से समझ सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक जीन एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर मैं ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करूँ, या जो बेसिक जेनेटिक्स आपने पढ़ी होगी कि मेंडल ने कहा था कि एक फैक्टर होता है जो एक फैक्टर किसी एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मेंडल लिखते थे कैपिटल टी, तो उसको लिखते थे कि ये एक फैक्टर है जो प्लांट की हाइट डिटरमाइन करेगा। तो मेंडल ने जिसको फैक्टर बोला था उसी को बाद में जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट ने जीन्स बोला। तो मेंडल का फैक्टर और जोहानसन का जीन दोनों एक ही चीज़ है, बट हम जो वर्ड यूज़ करते हैं आज के टाइम में वो है जीन्स। तो यस, जीन्स आर दी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, पार्ट्स ऑफ अ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। देखो, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक उसका पेलिकल, उसका मैट्रिक्स और फिर उसका क्रोमोनीमा। सबसे पहले तो हम बात करें डायग्रामेटिकली, अगर इसको समझें, देखो 2 वर्ड्स हैं, एक है क्रोमोनीमा और एक है क्रोमोनीमेटा। डिफरेंस केवल और केवल सिंगुलर और प्लूरल का है। क्रोमोनीमा सिंगुलर है और क्रोमोनीमेटा उसका प्लूरल है। बस यही डिफरेंस है दोनों में, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ये समझो आपके सामने एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम में ये केवल एक क्रोमाटिड ही मैंने शो किया, यानी ये जीवन फेज का क्रोमोसोम आप इसको कह सकते हो। अब इस क्रोमोसोम में देखो, जो क्रोमोसोम की कवरिंग होती है सबसे बाहर वाली, उसको हम कहते हैं पेलिकल। पेलिकल वर्ड अगर आपको बायो में और भी कहीं जगह देखने को मिले तो ये 100% गारंटी है कि पेलिकल हमेशा किसी ना किसी की कवरिंग को ही कहा जाता है। पेलिकल का मतलब ही होता है कवरिंग। तो कहीं पे भी अगर आपको कवरिंग या पेलिकल देखने को मिले तो आप समझ जाना वो उसकी कवरिंग होती है। फिर पेलिकल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और बिल्कुल हर जगह पे हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनल ले लो या कुछ भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस या जो उसके अंदर का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी हम इसको कहेंगे मैट्रिक्स। और इसके बाद में ये जो बीच वाला पोर्शन जो 2 क्रोमाटिड्स को ज्वाइन करता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, यानी कवरिंग पेलिकल। पेलिकल के अंदर एक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और अब इस मैट्रिक्स के अंदर जो वो पार्ट जिसके अंदर डीएनए है उसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। क्या कहते हैं? क्रोमोनीमा। क्रोमोसोम में बेसिकली क्या रहता है? डीएनए। तो कवरिंग, उसके अंदर फ्लूइड, और फ्लूइड के अंदर जो डीएनए वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। तो इससे क्रोमोनीमा का डेफिनेशन कुछ ऐसा रहता है कि क्रोमोनीमा इज द जीन बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का वो पार्ट जिसपे जीन्स प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। अब इस क्रोमोनीमा के अलावा एक और टर्म है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं क्रोमोमेस। क्रोमोमेस का मतलब समझो, देखो समझो आपका जो डीएनए है वो इस तरह से कॉइल हो रहा है। डीएनए कॉइल होता है, कुछ कुछ पॉइंट पे डीएनए आकर बहुत ज़्यादा कॉइलिंग शो करता है। जैसे डीएनए आया, एक सिंपल सा डीएनए आ रहा है, बहुत सारी कॉइलिंग शो की, फिर नॉर्मल, फिर बहुत सारी कॉइलिंग और फिर नॉर्मल। तो दूर से कुछ ऐसा लगता है जैसे आपको डॉट डॉट देखने को मिलेंगे, कुछ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पर जैसे ये पर्टिकुलर पोर्शन है, यहाँ पर ये आपको कुछ लग रहा होगा ना दाना टाइप में, ग्रेन्यूल्स। तो ये हमारे क्रोमोमियर्स है जहाँ पर बेसिकली हमारा डीएनए ने एक अच्छे लेवल का जो है
कॉइलिंग शो किया है। तो पेलिकल इज द मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स जेली लाइक सब्सटेंस है पेलिकल के अंदर, और क्रोमोनीमा जीन बियरिंग पोर्शन है क्रोमोसोम का। क्रोमोमियर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सीरियली अलाइंड बीड लाइक स्ट्रक्चर। सीरियली अलाइंड मतलब सीरियल में, अलाइंड मतलब एक ही लाइन में स्ट्रक्चर्स है, बीड लाइक यानी मोती जैसे स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में, जो कि डीएनए की लोकल कॉइलिंग यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉइलिंग की वजह से बनते हैं। अब बात करता हूँ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। ये भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ बच्चों को। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखो, हमारे पास में ह्यूमन बींग्स के पास में 46 क्रोमोसोम्स है, और उनको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ऑटोसोम्स और अल्लोसोम्स। देखो ऑटोसोम्स 24 होते हैं और अल्लोसोम्स टोटल 2 होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा इनका मतलब। देखो ऑटोसोम्स एक मेल का सारे क्रोमोसोम्स स्टडी करे और एक फीमेल के सारे क्रोमोसोम्स स्टडी करें, तो कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे थे जो मेल और फीमेल में एज इट इज़ है, यानी बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। यानी ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स है जो मेल और फीमेल में सेम रहते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स को देखकर आप नहीं बता सकते कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेल के हैं या फीमेल के हैं। लेकिन कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग रहते हैं दोनों सेक्स में, जिनको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑटोसोम्स के ऊपर जो जीन्स हैं और वो जीन्स जिस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी कैरेक्टर्स को हम कहते हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर्स। देखो कैसा है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो जीन है वो किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी आई कलर का जो जीन है आपके सारे क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं तो आपका जो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का जो जीन है वो क्रोमोसोम वो उसमें 2 है, हीमोग्लोबिन अल्फा चेन का अलग है और बीटा चेन का अलग है। तो जो बीटा चेन का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, और अल्फा चेन का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे है। यानी 16th क्रोमोसोम के अलावा आपको पूरी बॉडी में किसी भी क्रोमोसोम पे अल्फा जीन का और 11th के अलावा किसी भी क्रोमोसोम पे बीटा चेन का जीन है, उसके अलावा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हर जीन का एक प्रॉपर लोकेशन होता है क्रोमोसोम पे, जिसे हम कहते हैं जीन लोकस, और वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोसोमल कैरेक्टर्स। सेक्स क्रोमोसोम्स ये ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं, इसलिए हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स या अल्लोसोम्स वो क्रोमोसोम्स है जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी उनको देख के हम लोग सेक्स बता सकते हैं किसी इंडिविजुअल का। और इन्हीं की वजह से फर्टिलाइजेशन के वक्त जब जिस हिसाब से सेक्स क्रोमोसोम आपस में कंबाइन होते हैं उस हिसाब से फीमेल या मेल का प्रोडक्शन होता है। आपको पता होगा जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो फीमेल और एक्स और वाई मिलेंगे तो मेल। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम ही किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का सेक्स डिसाइड हो जाता है। और ऐसे कैरेक्टर्स जो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखो ये 2 क्रोमोसोम्स हैं जो दोनों फीमेल में पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। तो फीमेल के अंदर दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, जबकि मेल के अंदर एक तो है एक्स क्रोमोसोम और एक है वाई क्रोमोसोम। तो ये डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, होमोलोगस वर्सेस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बहुत से बच्चों में यहीं पे कंफ्यूजन है। देखो अगर मियोसिस समझना है अच्छे से तो जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको 2 क्रोमोसोम्स का फोटो दिखाता हूँ, इन दोनों क्रोमोसोम्स को अच्छे से देखो। इन दोनों क्रोमोसोम्स में देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ शॉर्ट आर्म्स की। देखो इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म्स। देखो सेंट्रोमियर का जो लोकेशन रहता है उस लोकेशन की वजह से जो क्रोमोसोम्स के आर्म्स है उनकी लेंथ अलग हो सकती है। जैसे कि समझो किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में ये क्रोमाटिड है, उसका सेंट्रोमियर बीचों बीच में है, तो इसका अपर आर्म और लोअर आर्म का लेंथ क्या है? बराबर। यही अगर सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर होता तो अपर आर्म छोटा होता और लोअर आर्म बड़ा होता। इस क्रोमोसोम में देखो आप, इसके अंदर सेंट्रोमियर हल्का सा ऊपर की तरफ है, इसलिए अपर आर्म्स छोटे हो गए, इनको हम कहते हैं शॉर्ट आर्म्स या फिर पी आर्म। नीट 2019 का क्वेश्चन है कि किसी भी क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म को क्या कहते हैं, तो अपना आंसर होगा पी आर्म। और अब आप देखो सेंट्रोमियर का पोजीशन, तो इन दोनों क्रोमोसोम में पोजीशन जो सेंट्रोमियर का है वो भी सेम है। 2 अलग अलग क्रोमोसोम जिनमें शॉर्ट आर्म्स या पी आर्म्स का लेंथ सेम है, उनका सेंट्रोमियर का पोजीशन भी सेम है। और लॉन्ग आर्म्स जिन्हें हम कहते हैं क्यू आर्म्स, उन लॉन्ग आर्म्स का भी लेंथ एग्जैक्ट सेम है। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों पे जो जीन्स प्रेजेंट है वो भी सेम है। इन दोनों क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म्स इक्वल है, सेंट्रोमियर का पोजीशन इक्वल है, लॉन्ग आर्म्स इक्वल है, और इन पे जो मौजूद जीन्स हैं वो सिमिलर जीन्स हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम जिनका लेंथ, उनका सेंट्रोमियर का पोजीशन और सिमिलर जीन्स प्रेजेंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग लोकाई पे, उनको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। थोड़ा सा मैं अगर आप यहाँ पर मेंडल की बात करूँ तो जो देखो मेंडल जब भी कहते थे ना कि एक गैमीट में
एक ही फैक्टर प्रेजेंट होता है। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तभी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं स्पर्म फॉर्मेशन की बात करूं तो उस स्पर्म के अंदर इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम में से केवल एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, दूसरा वाला दूसरे गैमेट में जाएगा। अब हमें पता है कि एक नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन गैमेट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि ये सारे के सारे 23 क्रोमोसोम्स आपस में नॉन होमोलोगस है। हर एक क्रोमोसोम का एक होमोलोगस क्रोमोसोम और होता है, और दो ही रहते हैं ऐसे क्रोमोसोम्स, यानी एक दूसरे की कॉपी हमेशा दो ही रहते हैं, दो से ज़्यादा नहीं होता। और अगर ऐसा होता है तो उसे आप क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स कहते हो, वो नॉर्मल नहीं होता। तो एक क्रोमोसोम का हमेशा एक कॉपी रहता है जिसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। एक नॉर्मल सेल में दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन गैमेट में उन दोनों में से केवल एक ही जाएगा, दोनों कभी भी नहीं जाते। इसलिए जब मेंडल लिखते थे टी, जैसे समझो कि ये पर्टिकुलर पी प्लांट की बात कर लो और पी प्लांट का समझो कि ये एक क्रोमोसोम है, तो अगर इस पर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो सेम इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसके सेम पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पर जो है वो इसका दूसरा वाला अलील यानी कि कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, उसी को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। और जब हम लोग मेंडल में फिर जब वो चार्ट बनाते हैं तो जब गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी अलग कर देते हैं। वो इसीलिए किया क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम गैमेट फॉर्मेशन के वक्त अलग हो जाते हैं और एक गैमेट में एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इस तरह से हम जेनेटिक्स करते हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अलग अलग लेंथ है, सेंट्रोमियर का पोजीशन अलग है और जीन्स भी उन पे बिल्कुल अलग है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहते हैं कि मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज फर्स्ट में, तो क्रॉसिंग ओवर केवल और केवल होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही हो सकता है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसिंग ओवर करके डीएनए को एक्सचेंज करते हैं। कभी भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, और अगर होता है तो दैट इज अ डिफेक्ट जिसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ में डीएनए का एक्सचेंज कर लेगा, तो दैट इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन विच इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन एंड दैट इज अ डिफेक्ट। जबकि क्रॉसिंग ओवर इज ए नॉर्मल प्रोसेस जो हर वक्त मियोसिस में होगा ही होगा, और वो हमेशा दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही हो सकता है। तो ये डिफरेंस होता है ट्रांसलोकेशन और क्रॉसिंग ओवर में। आई होप क्लियर है आपको कंसेप्ट। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर वापस पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको सारे दिखाता हूँ। हमारे पास में कितने क्रोमोसोम्स है? टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब मैंने 23 पेयर्स क्यों बोला? क्योंकि मैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बना रहा हूँ। एक क्रोमोसोम, अब इस एक क्रोमोसोम का एक और होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, तो उस होमोलोगस क्रोमोसोम को मैं इसी के साथ में रखूंगा और इसको मैं बोलता हूँ पेयर। यानी जब भी हम कहते हैं क्रोमोसोम का पेयर, दैट मीन्स कि वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है। आप कभी भी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम को पेयर नहीं बना सकते। इस फिगर में आप अच्छे से देखो, हर एक पेयर के जो क्रोमोसोम्स है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, यानी ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब सेकंड पेयर देख लो, सेंट्रोमियर का पोजीशन एग्जैक्ट सेम, थर्ड में भी यही हाल है, फोर्थ, फिफ्थ, 11th दिखा देता हूँ मैं आपको, शॉर्ट आर्म, लॉन्ग आर्म, सेंट्रोमियर का पोजीशन 16th देख लो आप, ये सबके सब सेम है। 21st, 22nd आपको कहीं पे भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, तो उसी को हम कहते हैं पेयर। यानी पेयर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम का ही रहता है। तो ये सारे के सारे जो 22 पेयर्स हैं ये तो किसके हैं? ऑटोसोम्स के। और एक पेयर जो रहता है वो रहता है सेक्स क्रोमोसोम का। फीमेल होगा तो दोनों XX और मेल होगा तो एक X और एक Y, और बिल्कुल X और Y एक दूसरे को रिजेंबल नहीं करते। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46। अब कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कितने क्रोमोसोम के सेट्स हैं? तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास टोटल एक तो 23 क्रोमोसोम है जो अलग अलग है, 23 क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल अलग अलग है, और इन्हीं 23 क्रोमोसोम के जैसे 23 क्रोमोसोम्स और है, और ये 23 क्रोमोसोम्स इन 23 क्रोमोसोम्स के क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं दो सेट बना सकता हूँ और हर सेट में अलग अलग क्रोमोसोम्स रहेंगे। इस सेट में जो 23 क्रोमोसोम्स है अलग है, और इस सेट में जो 23 क्रोमोसोम्स है ये सभी 23 क्रोमोसोम्स इसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यानी नंबर ऑफ सेट्स कितने हमारे पास में? टोटल 2 सेट्स प्रेजेंट है, और एक सेट के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 23। अब कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है? तो हम कहेंगे 23, और कितने क्रोमोसोम्स है एक पेयर में? तो हम कहेंगे 2, और उन्हीं को आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहोगे। ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं एक बार वापस एक चीज़ आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर
मैं लेता हूँ एक तो ये वाला क्रोमोसोम और एक ले रहा हूँ मैं ये वाला क्रोमोसोम, तो क्या ये दोनों क्रोमोसोम को मैं एक पेयर में रख सकता हूँ? नहीं रख सकता क्योंकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। और ये वाला जो क्रोमोसोम है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम केवल ये होगा, बाकी इसके अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स हैं सब के सब इसके लिए कैसे होंगे? नॉन होमोलोगस। इसलिए एक पेयर में केवल दो ही क्रोमोसोम्स रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, प्लॉइडी लेवल्स सुना होगा आपने, डिप्लॉइड, मोनोप्लॉइड, हेप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ये सब क्या होता है सुनिएगा। अगर किसी पर्टिकुलर सेल में एक ही क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है, जैसे मैं स्पर्म की बात करूँ तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है? नॉर्मल सेल में 2 सेट्स होते हैं, लेकिन दोनों सेट जब मियोसिस होता है तो एक सेट इस स्पर्म में चला जाएगा और दूसरा सेट दूसरे वाले स्पर्म में चला जाएगा। यानी कि अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल या मोनोप्लॉइड सेल। इसलिए हम कहते हैं कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, क्योंकि उसमें एक ही सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अगर 2 सेट प्रेजेंट है तो हम कहते हैं डिप्लॉइड, जैसे हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स डिप्लॉइड सेल्स हैं। अगर 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे ट्रिप्लॉइड। जैसे आपने सुना होगा प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म जो रहता है वो ट्रिप्लॉइड रहता है। 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो टेट्राप्लॉइड, 5 होंगे तो पेंटाप्लॉइड और 6 होंगे तो हेक्साप्लॉइड। जैसा हम लोगों ने अलग अलग नाम रखा है, डिप्लॉइड, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े रहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो हो गए पर्टिकुलर टर्म्स। अब एक जनरल टर्म आता है पॉलीप्लॉइड। तो पॉलीप्लॉइड का मतलब होता है कि अगर 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट्स हैं तो सारे के सारे पॉलीप्लॉइड ही कंडीशन है। 3 सेट है तो भी पॉलीप्लॉइड है, 4 है तो भी पॉलीप्लॉइड, 5 है तो भी पॉलीप्लॉइड और 6 है तो भी पॉलीप्लॉइड। पॉली का मतलब ही होता है मैनी, यानी जब बहुत सारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तब वर्ड आता है पॉलीप्लॉइड। अब जीनोम टर्म आया। अब जो जितने भी कंफ्यूजिंग टर्म्स थे हमारे पास, क्रोमोमियर, क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनिमा, क्रोमाटिड, क्रोमोसोम, क्रोमाटिन मटेरियल, सब क्लियर हो गए। लास्ट में एक टर्म बच गया जीनोम। अब ये जीनोम क्या है? तो जीनोम समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे ज़्यादा गलत किया जाने वाला क्वेश्चन है। एक सेल के अंदर जो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, किसी भी सेल के अंदर जो पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उन सबको, उस पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं जीनोम। अब बिकॉज एक सेल, जैसे मैं अगर अपनी बॉडी की बात करूँ तो मेरी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। मैं चाहे मेरे इस पार्ट से एक सेल निकालूं या फिर मैं इस हेयर फॉलिकल से एक सेल निकालूं, तो दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सीक्वेंस ऑफ डीएनए सब कुछ क्या रहेगा? सेम, यानी डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक सेल के अंदर का पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या फिर आप बोल सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर का पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहलाता है जीनोम। बट ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसके अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वही सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके पास भी है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की क्या है? आइडेंटिकल्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सेम जीन्स प्रेजेंट हैं, तो मैं दोनों को अलग अलग कंसीडर नहीं करता। यानी मैं जब भी जीनोम की बात करता हूँ तब मैं केवल एक पेयर में से एक ही क्रोमोसोम की बात करूँगा। टोटल कितने पेयर हैं? 23। हर पेयर में अभी केवल जीनोम स्टडी के लिए कितने होंगे? एक क्रोमोसोम। यानी कि जीनोम जो है वो किसी भी सेल का हैप्लॉइड जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसकी बात करेंगे। यानी एक नॉर्मल सेल में सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स को हम जीनोम नहीं कहते, बल्कि जो 23 क्रोमोसोम्स है उन्हीं को जीनोम कहते हैं, क्योंकि रेस्ट जो 23 हैं वो सारे के सारे इन्हीं 23 का कॉपी है। तो ये जो केवल एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, केवल उसी को जीनोम कहते हैं। और जो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी हम केवल और केवल एक ही जीनोम की स्टडी करते हैं। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि किसी भी एक डिप्लॉइड सेल के अंदर 2 जीनोम प्रेजेंट होते हैं। एक जीनोम आपको मिलता है अपने फादर से और एक जीनोम मिलता है हमें अपनी मदर से, और ये दोनों जीनोम मिलकर एक सेल का फॉर्मेशन करेंगे अगर सेल डिप्लॉइड होगा। तो ह्यूमन जीनोम मतलब 23 क्रोमोसोम्स। और ये अब आपके सामने सारा मैंने पूरा का पूरा जीनोम आपके सामने खोल के रख दिया, और इसमें मैंने कितने क्रोमोसोम्स लिए? 23। आप क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर देख सकते हो, 1 से लेकर 22 यहाँ तक हो गए। और अब या तो इसमें आएगा X या फिर इसमें आएगा Y, डिपेंड करता है आप कौन से गैमेट की बात करते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज जीनोम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस अब हम लोग सीधा नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे डीएनए और न्यूक्लिक एसिड्स, आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब पूरा चैप्टर इसी पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। कीप स्टडिंग हार्ड।